नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसके पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड किए हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट भी डेली अपलोड हो रहे हैं। मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड हो रहे हैं मित्रों, तो आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखिएगा जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी प्रश्नों को लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मित्रों, संवेगात्मक विकास यानी कि जो हमारे संवेग होते हैं, क्रोध, भय, दया, ये सारे के सारे हमारे संवेग होते हैं। तो हमें बच्चों में संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित प्रवेश और कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश। ठीक है, प्रजातांत्रिक परिवेश मतलब कि सभी बच्चों का मत होना चाहिए, या सभी बच्चों को इन्वॉल्व करके हम जो भी कराएं वो सारी चीजें हम यहाँ कक्षा में करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश में भी बच्चों का संवेगात्मक विकास नहीं होगा और कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश में भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि सभी बच्चों का मत लिया जाए, सभी बच्चों को हर एक प्रॉब्लम में, हर एक गतिविधि में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर कक्षा कक्ष का एक प्रकार का वो प्रजातांत्रिक परिवेश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बच्चों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण सर्वाधिक उपयुक्त ये वाला विचार हो सकता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक रचना से निर्धारित होती है, यह कथन है। देखिए, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक रचना से निर्धारित होती है, यह कथन सही है, गलत है, हमें इसकी पुष्टि करना है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। और ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि एवं विकास में कम योगदान देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर अगर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध कर चुके हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव हो सकता है। ठीक है, आनुवंशिकता कुछ भी हो, आनुवंशिकता भी विकास के लिए जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पर हम वातावरण को यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं व्यक्ति के व्यवहार को बनाने में या व्यक्ति का आकार बनाने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रयोग हुए हैं जिसने यह सिद्ध किया है कि वातावरण जो है वो बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के आकार के लिए या व्यवहार बनाने के लिए हमें वातावरण सबसे ज्यादा उपयोगी साधन है। ठीक है, मतलब बच्चे की आनुवंशिकता कुछ भी हो, हम उसे कुछ भी बना सकते हैं, उसे अपने अनुसार वातावरण देके। ठीक है, मतलब जैसे अगर उसे आनुवंशिकता, जैसे अगर वो बहुत अच्छे संस्कार वाली फैमिली में भी अगर वो जन्म लेता है, ठीक है, लेकिन अगर उसका वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसे ऐसे वातावरण में रखा जाए जहां पर बिल्कुल भी शिष्टाचार ना हो, बिल्कुल संस्कार ना हो, कोई भी नैतिकता ना हो, तो बच्चा वो वैसा ही सीखेगा जैसे वो वातावरण में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, दोनों के दोनों कारक प्रभावी है, वातावरण भी और आनुवंशिकता भी, परंतु वातावरण ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो ये दिया हुआ हमारा प्रश्न नंबर 3, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो मित्रों, यहाँ पर अगर हम देखें तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले अगर विकास की कोई भी गतिविधि होगी, ठीक है, कोई भी परिवर्तन होगा तो सबसे पहले सामान्य चीजें होगी, उसके बाद में विशिष्ट चीजें होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करें हम प्रश्न नंबर 4 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है,
यदि कोई छात्र और असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई छात्र है और वो असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक शिक्षक होने के नाते उसके व्यवहार का कारण हमें जानना चाहिए कि वह असामाजिक व्यवहार क्यों कर रहा है। हो सकता है उसकी फैमिली में किसी ने ऐसा किया हो, या हो सकता है उसके आस पड़ोस में किसी ने ऐसा किया हो जिसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें एक अच्छे शिक्षक होने के नाते सबसे पहले उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो 5 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5, मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। ठीक है, मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव वृद्धि और विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से भी होता है, वातावरण से भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है वातावरण। ओके, तो इस प्रकार से ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य और गौण। ठीक है, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, या मुख्य या गौण। कैसे भूमिका निभाता है जो परिवार होता है वो? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी हम जब बच्चे रहते हैं या जो बच्चा रहता है वो बचपन से ही अपने परिवार की सारी चीजें सीखता है। ठीक है, तो मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाता है। बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो ये दिया हुआ हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? देखिए, थार्नडाइक जी ने टोटल 8 नियम दिए हैं, जिसमें 3 मुख्य नियम है। ठीक है, 3 क्या है मित्रों? मुख्य नियम है, और 5 है उपनियम। ठीक है, 5 क्या है मित्रों? उपनियम है, और 3 मुख्य नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा कौन सा नियम है जो थार्नडाइक के नियमों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभ्यास का नियम भी थार्नडाइक के नियम में शामिल है, प्रभाव का भी और तत्परता का भी, और ये मानो तो ये तीनों के तीनों मुख्य नियम है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यास का नियम भी, प्रभाव का भी नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों के तीनों थार्नडाइक के नियमों में, अधिगम से संबंधित नियमों में आधारित है। ठीक है, लेकिन ये जो है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये थार्नडाइक के नियम में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करें हम प्रश्न नंबर 8 की, तो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये इस तरीके से हम उसे पढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन ड्यूवी, याद रखिएगा, जॉन ड्यूवी। ठीक है, इस तरीके से उनका नाम है थोड़ा। और शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है और अधिनायकतावादी होता है, सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है मित्रों? लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डेवी जी, और प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो लोकतांत्रिक होती है, एक प्रकार से सभी बच्चों को अवसर दिया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र यानी कि सभी को समान अवसर दिया जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 9, शारीरिक गतिबुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ठीक है, शारीरिक गतिबुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए शल्य चिकित्सक, ऑप्शन नंबर बी कवि, ऑप्शन नंबर बी वाचक, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक नेता। ठीक है मित्रों, एक बच्चा है एक बच्चा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? अधिकांशतः शारीरिक गति कर रहा है। क्या कर रहा है वो? शारीरिक गति बुद्धि
रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था यानी कि वो लास्ट में क्या बनने की उम्मीद हम उससे कर सकते हैं? क्या वो शल्य चिकित्सक बन सकता है, क्या कवि बन सकता है, वाचक या राजनैतिक नेता नेता बन सकता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि वो शारीरिक गतिविधि पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, शारीरिक गति बुद्धि रख रहा है, ठीक है, मतलब उसे वो देख रहा है कि मस्तिष्क की संरचना कैसी है या उसमें शारीरिक गति की बुद्धि है, ठीक है, तो वो बनेगा बड़ा होकर शल्य चिकित्सक बनने की उसकी संभावना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन का प्रयुक्त शब्द साहचर्य विधि का प्रयोग युंग द्वारा किस वर्ष में किया था? 1912 में, 1922 में, 1848 में, 1910 में। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1910 में, ठीक है। 1910 में व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग युंग द्वारा किया गया था 1910 में। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 11वें की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 11वां, ठीक है। ओके, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं कि यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, ठीक है। देखिए, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। क्या वो इसलिए भाषा अर्जित करते हैं कि वो आनुवांशिक रूप से सीखने की प्रवृत्ति को रखते हैं, ठीक है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं कि यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है? और ये जो प्रश्न है वो आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है, ठीक है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है? और क्या विकास एक सतत प्रक्रिया या एक असतत प्रक्रिया है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जब भाषा सीखता है तो वो और भी सारी चीज़ें भाषा के साथ साथ सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है, ठीक है। जब शिक्षक खुद ये समझने लगता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो होते हैं लड़कियों से अच्छे होते हैं मैथ्स में, ठीक है, तो अध्यापक क्या दर्शा रहा है? नीतिपरक, जेंडर पक्षपाती यानी कि जेंडर विभेद, ठीक है, और शिक्षाप्रद और सही दृष्टिकोण वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा लिंग भेद, ठीक है, लिंग भेद यानी कि जेंडर पक्षपाती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई लड़के जो है वो मैथ्स में अच्छे रहे और लड़कियां जो है वो मैथ्स में कम रहे, लड़कियां भी बहुत अच्छे से मैथ्स कर लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लिंग पक्षपाती या लिंग भेद इसे कह सकते हैं हम। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 13 की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। जो भाषा होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, क्या वह विचार प्रक्रिया को परिभाषित करती है? विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमारी विचार प्रक्रिया को भाषा पूरी तरीके से प्रभावित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए जब हमारे अंदर भाषा ही ठीक ठाक अच्छे से नहीं रहेगी, ठीक है, तो भाषा ही अच्छे से क्लियर नहीं रहेगी तो हम विचार किस तरीके से करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब बच्चा छोटा होता है, जब वो बेबी होता है यानी कि 8-9 महीने का होता है, तो उसके अंदर एक दैहिक भाषा का विकास होता है, क्योंकि हम उसे जैसे 1 साल का होता है तो हम उसे इस तरीके से अगर बोलेंगे कि इधर आओ, तो हम हाथ से अगर इशारा करेंगे तो वो दैहिक भाषा को समझ पाएगा, और अगर हम मुंह पर उंगली रखकर कहेंगे कि बेटा चुप रहो, तो वो दैहिक भाषा को समझ जाएगा कि हमें जो है सामने वाला वो चुप रहने के लिए कह रहा है। तो देखिए जब तक अगर बच्चे में भाषा का विकास नहीं होगा तो उसकी विचार प्रक्रिया उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ओके,
एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपने अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है। वह विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंद गति से जागृत कर रहा है, रचनात्मक आकलन कर रहा है, छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रही है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो एक अध्यापक या अध्यापिका है जो विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण को करने को कहता है। देखिए यहाँ पर वो संकल्पनात्मक मानचित्र जो है वो माइंड मैप दिया गया है। आप लोगों ने अगर डीएड में अगर आप लोगों ने पाठ्य योजना बनाई होगी तो उसमें एक माइंड मैप करके एक ऑप्शन भी आता है, तो वहाँ पर हमें माइंड मैप बनाना होता है। ठीक है, तो माइंड मैप यानी संकल्पनात्मक मानचित्र जो होता है, हम किसी भी प्रकार का यानी कि कल्पना करके हम मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये वो होता है हमारा माइंड मैप। तो बताइए कि भाई वो अध्यापक या अध्यापिका है वो किस संबंध में उसे कह रहा है या उसका क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों की स्मृति को मंद गति से जागृत कर रहा है। ठीक है, क्या वो इस तरीके से कर रहा है, रचनात्मक आकलन कर रही है, और छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता परीक्षण कर रहा है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शिक्षक के विकास का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक आकलन का कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम बच्चे को किसी भी प्रकार का संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं तो बच्चे की रचनात्मकता निकल कर बाहर आती है। ठीक है, अगर वो बच्चा बना रहा है मतलब उसमें रचनात्मकता का गुण है, कैसा भी बना रहा है वो, जिस तरीके से भी अपने लेवल के अकॉर्डिंग बना रहा है। ठीक है, तो संकल्पनात्मक मानचित्र अगर बनाने के लिए हम बच्चे को कहते हैं तो वो एक प्रकार से उसकी रचनात्मकता बाहर आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामित, अनुपात, क्रमित और अंतराल। ठीक है, तो निम्नलिखित के मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामित, अनुपात, क्रमित और अंतराल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अनुपात सबसे अच्छा मापन के स्तरों में से एक माना गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, अनुपात। बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ये। बड़े प्रश्नों को क्या करना पड़ता है मित्रों, हमें पढ़कर समझना होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप लोगों को इतने बड़े भी प्रश्न मिलते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होता है तो वो पूरा एक ही प्रश्न उस स्क्रीन पर दिखता है। ठीक है, और प्रश्न बहुत बड़ा होता है, भले ऑप्शन छोटे रहेंगे तो प्रश्न भी बड़ा होता है। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रश्न भी बहुत अच्छा खासा बड़ा होता है और ऑप्शन भी बहुत अच्छे खासे बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें पढ़ के उसको पहले समझना है, फिर ऑप्शन पर टिक लगाना है। ठीक है, सरल ही रहते हैं वो, कोई बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं रहते हैं या बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हम देखें, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ठीक है, जो एक शिक्षक है समाज के वंचित वर्ग के बच्चे यानी कि जो पिछड़े बच्चे हैं, जो अलाभान्वित बच्चे हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिल पाता है, जो पिछड़े बच्चे हैं जो कहना चाहिए, और जिन्हें सुविधा भी नहीं मिल पाती है, तो उस तरीके के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कह के बिल्कुल भी नहीं। और कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठा कर, ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना रखे, बिल्कुल गलत है। अन्य बच्चों की वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों की प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके, देखिए हमें बच्चों के प्रति अलग से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी नहीं करना है, क्योंकि इससे उनको ये फील हो जाएगा कि वो सारे बच्चों से अलग है। ठीक है, सहानुभूति व्यवहार तो हमें रखना ही है, लेकिन उन्हें अलग से नहीं करना है। अन्य बच्चों से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति हमको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना है, हाँ रखना है, लेकिन उन्हें ये महसूस नहीं होने देना है। तो मित्रों यहाँ सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव कोई ऑप्शन है तो यहाँ पर यह है कि कक्ष के प्रत्येक बच्चों को अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कौशल अपनाकर, देखिए हमें कई बार अपने शिक्षण कौशल को बदलना पड़ता है, हम सभी बच्चों को एक ही कौशल से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 17 की, तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17।
एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवि या दर्पण छवि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगी, जो आप लोगों ने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी तो उसमें जो रहता है ईशान अवस्थी, तो उसको भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, वो उल्टे अक्षर लिखता है। ठीक है, मतलब वो टैलेंटेड तो बहुत रहता है और हर बच्चा टैलेंटेड है, ठीक है, लेकिन वो जो अक्षर लिख रहा है वो विपरीत छवियां, जैसे कि अगर हम इस प्रकार से ए बना रहे हैं तो यानी कि वो जो इस प्रकार से अगर हम डी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार से बनाएगा, इस प्रकार से डी बनाएगा। ठीक है, हम सी इस प्रकार से बना रहे हैं तो वो इस प्रकार से सी बनाएगा, यानी कि विपरीत छवियां जो दर्पण में हम देखते हैं तो हमारा ई ऐसा बनता है नॉर्मल, लेकिन वो बच्चा जो है वो इस तरीके का बनाएगा, तो वो ईशान अवस्थी भी ऐसा ही बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो विपरीत छवि प्रदर्शित कर रहा है, तो ये उसे क्या प्रॉब्लम है, अधिगम में असुविधा के लिए, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के और अधिगम में समस्या के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अधिगम में अशक्तता का वो लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अधिगम में अशक्तता का लक्षण वो प्रदर्शित करता है, यानी कि वो सक्षम नहीं हो पा रहा बेचारा कि वो इस तरीके के प्रश्न बनाए, मतलब आंसर लिखे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में अशक्तता के। ठीक है, तो उसे हम क्या करें, उसे स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे कि जो आमिर खान रहते हैं, ठीक है, जो आमिर खान रहते हैं वो क्या करते हैं, उसे रेत पर एक बॉक्स में इस तरीके से रेत रख देते हैं और उसे रेत पर वर्ड्स को बनाना सिखाते हैं। तो वो क्या करता है कि अपने उंगलियों से उसे महसूस करके उसका जो शेप है, अक्षरों का जो शेप होता है, तो वो शेप को वो अपने उंगलियों से सीखता है। तो इस तरीके से तब वो पेन से जब बनाता है तो वो सही आंसर, सही जो वर्ड्स बनाता है वो सही बनाने लगता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह है प्रश्न नंबर 18। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है, क्या एक काल्पनिक लक्ष्य है। इनमें जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है वो कुछ तो भी परिवर्तन चाहता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कौशल होते हैं वो सामान्यतः सभी बच्चों पर फिट नहीं होते हैं। ठीक है, जो शिक्षण कौशल होते हैं जो हम अपनाते हैं एक शिक्षक होने के नाते, तो वो सभी बच्चों पर अप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि सभी बच्चे जो है वो अलग अलग, हम यहाँ पर अगर देखें तो 50 बच्चों की क्लास है तो पूरे के पूरे 50 बच्चे एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा के परिवर्तन की अपेक्षा रखता है जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है वो। प्रश्न नंबर 19। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो समायोजन का मुख्य कार्य क्या है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है हमारा आंसर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना ही समायोजन का मुख्य कार्य है। ठीक है, और इसी से संबंधित एक हमारी जो चल रही है वो चल रही है समावेशी शिक्षा। NCF 05 ने भी इसकी बहुत ही ज़्यादा वो की है, मतलब समावेशी शिक्षा पर बल दिया है कि समावेशी शिक्षा जो है वो होना चाहिए विद्यालयों में, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, सभी में अलग अलग क्षमताएं होती है, तो समावेशी शिक्षा जो है ये होना चाहिए। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना ही क्या है, हमारे समायोजन की शिक्षा है। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है और प्रत्यास्थी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि अगर हम देखें तो हर बच्चा अलग अलग सोचता है, सभी का सोच का पैटर्न अलग अलग होता है, यानी कि वो सृजनात्मकता का गुण बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 21 है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन लिया गया है। ठीक है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन लिया गया है डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रुंज द्वारा, रॉस द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी,
चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन लिया गया है रॉस द्वारा। ठीक है, रॉस द्वारा यह कथन क्या किया है, लिया गया है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। इस प्रकार से उन्होंने ये कथन या स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, अधिगम वृक्क में पठार बनता है। ठीक है, अधिगम वृक्क में पठार बनता है। तो वृक्क जैसे कि इस तरीके से कुछ वृक्क होते हैं, तो पठार कब बनता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। तो पठार कब बनता है मित्रों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा थकान के कारण। थकान के कारण क्या हो जाएगा, बच्चा जो है वो रुक जाएगा और वहाँ पर क्या बन जाएगा, अधिगम वक्र में इस तरीके से ऐसा वो रुक जाएगा, तो ये पठार बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से एक प्रकार का ये पठार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्रश्न नंबर 23 की, तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। ठीक है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है, कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जाता है और तथा ढाला जा सकता है, एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में और लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे कि आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो संरचनात्मक ढांचे में बच्चा जो होता है वो किस तरीके से होता है, वो होता है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में हम बच्चों को समझ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो एक प्रकार का अन्वेषक होता है और हमें उसे सिर्फ और सिर्फ एक सुविधादाता के रूप में ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा कई बार तो बच्चा हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुविधादाता के रूप में, परामर्शदाता के रूप में हमें उसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा खुद अपने आप में एक अन्वेषक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्रश्न नंबर 24 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 24, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, अवधान यानी होता है मित्रों ध्यान। ठीक है, क्या होता है, ध्यान। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिनिष्ठ कारक क्या होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब रुचि हो तो उसमें बहुत अच्छे से अवधान लगता है, हमारा लक्ष्य हो तब भी हम बहुत मन लगाकर काम करते हैं, और हमारी वैसे ही काम करने की अभिवृत्ति हो, एटीट्यूड हो वैसा ही, तो भी हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये व्यक्तिनिष्ठ कारक है, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। मतलब मेरी रुचि कुछ अलग होगी, आप जो है उनकी रुचि कुछ अलग होगी, मतलब सबकी रुचि अलग अलग होती है और वो वही एक अवधान का कारण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 25 की, तो ये है प्रश्न नंबर 25 हमारा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष ज्ञान। ओके, क्योंकि देखिए पूर्व अनुभव यानी कि हमें पहले जो अनुभव था तो वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। और प्रश्न नंबर 26 इस प्रकार से दिया हुआ है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। ठीक है, अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खालिस्तान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ठीक है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को हम खालिस्तान के आधार पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो बहुत अलग सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक महिला जो है वो अब बच्चा मतलब अपने भोजन के लिए बच्चे को बेच रही है, तो ये एक प्रकार का पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 26 था। और ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले
वैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों, कौन शामिल नहीं है ये पूछा गया, तो अधिगम की इच्छा भी है, प्रेरणा भी है और रुचि भी है। ठीक है, क्योंकि अधिगम में सारे के सारे ये योगदान देते हैं, लेकिन विषय वस्तु का जो स्वरूप है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 28 की, तो इस प्रकार से है ये प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा एक परामर्श का तत्व नहीं है? वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि। ठीक है, वृत्तिक वृद्धि जो है वो एक प्रकार का परामर्श का तत्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि साक्षात्कार के माध्यम से भी हम परामर्श बहुत अच्छे से दे सकते हैं, विश्वास और संप्रेषण के द्वारा भी दे सकते हैं, लेकिन वृत्तिक वृद्धि जो है वो परामर्श का एक तत्व नहीं है। ओके, बात करें प्रश्न नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का 29। TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? TAT, ठीक है, TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता का, क्षमता का, अभिवृत्ति का या मूल्य का? तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, TAT परीक्षण किया जाता है अभिक्षमता मापने के लिए। ओके, बात यहाँ पर देख लेते हैं हम, अभिक्षमता मापन के लिए TAT परीक्षण किया जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा और शिक्षक की योग्यता। तो क्या ऐसा कारक है जो भूलने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो शिक्षक की योग्यता जो है वो एक प्रकार का ऐसा कारक नहीं है जिस पर हम मतलब जिसके कारण से हम कोई चीज़ भूल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की योग्यता। ठीक है, क्योंकि मानसिक द्वंद्व से भी भूल सकते, पुनरावृत्ति अगर हम कोई चीज़ की नहीं करेंगे, किसी भी अभ्यास की हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो वो भी हम भूल जाएंगे। सीखने की मात्रा, किस तरीके से हमने उसको सीखा है, तो ये भी मैटर करता है भूलने में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की योग्यता। तो इस प्रकार से था मित्रों हमारा आज का सेशन। ठीक है, आप चैनल पर बने रहिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी को रिवाइज कर लीजिए। आप लोगों के पास में कम समय बचा हुआ है तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, तो आप लोगों का पॉइंट बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और थैंक यू सो मच मित्रों, आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।